हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपर क्लास में। और ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपका हिंदी का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में 30 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस 30 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करना है और देखना है कि आपका 30 में से कितना सही हो रहा है। अगर आपका 30 में से 25 सही हो जाता है, 25 से ज्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है हिंदी में, और इसी तरीके से आपको आगे तैयारी करते रहना है। अगर 30 में से अगर आपका 20 के नीचे सही होता है तो आपकी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है और थोड़ा सा आपको मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। तो इससे आपको पता चलेगा इस टेस्ट से कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को यहां पे शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं, लगाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि सीता के कितने लड़के थे। यहां पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के बाबू कितने लड़के थे, तो आपको याद रखना है सीता के 3 लड़के थे। अब बोर्ड परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि सीता के जो 3 लड़के थे उनका नाम क्या है। तो सीता के तीनों लड़के का नाम क्या है, कैलाश, जो बड़ा लड़का है उसका नाम है कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिज्जू। अब इनकी पत्नियों का नाम भी पूछता है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, भावरी है, और जो बिज्जू है उसकी पत्नी का नाम पुष्पा है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। नहीं, जो हम लोगों का बोली है, वाणी का मतलब होता है बोली, हम लोगों का जो बोली है नहीं जो वाणी है ये 20 के समान कब हो जाता है। तो अगर हम लोग बोलते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो हम लोगों का जो बोली है वो 20 यानी जहर के समान हो जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है तो आपको याद रखना है राम नाम के बिना। अगर हम लोग बोलते हैं और उसमें राम का नाम नहीं लेंगे तो हम लोगों का जो वाणी है यानी जो बोली है वो 20 के समान हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला। तो मथुरा और वृंदावन पे बाबू धावा, धावा का मतलब होता है आक्रमण करना, यानी मथुरा और वृंदावन क्या है, जगह का नाम है और वो धार्मिक जगह है। और वहां पे धावा किसने बोला यानी किसने आक्रमण किया, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने। किसने बाबू, तो नादिर शाह के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वही मथुरा और वृंदावन पे धावा बोलते हैं और किनको मार देते हैं, तो आपको याद रखना है जो यहाँ पे जो घानानंद है ना उनको मार देते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। यानी जो दही वाली मंगमा कहानी आप लोग पढ़े हैं वहां पे आपको बताना है कि जो मंगमा थी उसके परिवार में टोटल कितने लोग थे। तो मंगमा के परिवार में टोटल कितने लोग थे, तो एक मंगमा थी, उसका लड़का था, लड़का का शादी कर दी थी तो उसकी बहू नजम्मा थी, और लड़का और बहू से एक उसे पोता था जिसका मतलब एक पोता था। यानी टोटल इसके परिवार में 4 लोग थे। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे आपको रखना है याद 4। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि जो मंगमा है ये कौन सा काम करती है। तो मंगमा बाबू कौन सा काम करती है, तो जो मंगमा है ये दही बेचने का काम करती है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है, याद आप लोग रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये घानानंद, घानानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि जो घानानंद है ये किस बादशाह के यहां पीर मुर्शिद का काम करते थे। तो घानानंद किस बादशाह के यहां पीर मुर्शिद का काम करते थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला। नाम आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के यहां पे ये पीर मुर्शिद का काम करते थे। और घानानंद का वध किसने किया, ऐसे क्वेश्चन आता है कि घानानंद का वध किसने किया, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुरु नानक जी हैं वो अपने क्या कहते हुए प्राण को त्यागे, तो आपको याद रखना है वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए ये अपने प्राण को त्याग दिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। इसे आपको याद
याद रखना है। और जो गुरु नानक जी हैं आपको याद रखना है, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, यानी सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया, स्थापना किसने किया, तो गुरु नानक जी किए। और जो गुरु नानक जी हैं ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं, आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो लाहौर, लाहौर कहां पे है, पाकिस्तान में, लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, यानी जो बिरजू महाराज हैं वो किस शैली के नर्तक हैं, तो बिरजू महाराज कौन सा डांस करते हैं, तो आपको याद रखना है कथक, यानी जो बिरजू महाराज हैं वो कथक नृत्य करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था, इसे आपको याद रखना है। यह भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो आपको याद रखना है 7वीं पीढ़ी के। बोर्ड एग्जाम में यह सब पूछता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी रचना है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो सुजान सागर है ना वो किसने लिखा है, तो सुजान एक आता है रसखान, तो जिसमें रसखान जुड़ा रहेगा वो रसखान लिखे हैं, ठीक है ना। सुजान अगर रहता, सुजान रसखान किसने लिखा है, तो रसखान लिखे हैं। लेकिन अगर आएगा कि सुजान सागर किसने लिखा है, तो सुजान सागर लिखे हैं, आपको याद रखना है घानानंद, ये घानानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और सुजान रसखान किसने लिखा है, तो लास्ट में रसखान है, तो वो रसखान लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन की किस मतलब प्रेमघन की रचित कविता रचित किस काव्य में है। अब आपको बताना है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण यानी किसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है, वो प्रेमघन लिखे हैं। तो ग्रामीण जीवन के बारे में बाबू इसमें से किसमें बताया गया है, तो आपको याद रखना है जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। अब बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ देगा कि जीर्ण जनपद किसने लिखा है, तो बाबू जीर्ण जनपद किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है प्रेमघन। जो प्रेमघन है ना ये जीर्ण जनपद लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। और जीर्ण जनपद में क्या है बाबू, गांव के बारे में बताया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यानी जो सीता के लड़के थे, सीता के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे, और जो सीता के 3 लड़के थे, सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो आपको याद रखना है 50 रुपया। बोलता है कि अब 50 रुपया मां तुम लो और अलग बना के खाओ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि सीता क्यों रुवासी हो गई। रुवासी का मतलब होता है उदास। जो सीता है बाबू ये क्यों रुवासी हो गई, क्यों उदास हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर जो सीता है वो रुवासी हो गई, उदास हो गई, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इनका नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये पांचों किनकी बहनें थी, तो ये कासू की बहनें थी। और बेटी किनकी है, तो आपको याद रखना है सेन साहब का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का बाबू पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है कि बहादुर शब्द से मतलब बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द बाबू किसने हटा दिया था, तो लेखक की पत्नी निर्मला। आपको याद रखना है कि जो लेखक की पत्नी निर्मला है ना वो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा देती है, दिल शब्द हटा देती है, खाली बहादुर बहादुर बुलाती है। तो ये आपको याद रखना है, बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। और बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया, निर्मला ने। बहादुर कहां से भाग कर आया था, या बहादुर कहां का रहने वाला है, तो आपको याद रखना है ये नेपाल का रहने वाला है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि रसखान ने किसे चित चोर कहा है। चित चोर का मतलब होता है, चित का मतलब होता है मन, और चोर का मतलब चुराने वाला। तो रसखान ने किसे चित चोर कहा है, यानी मन को चुराने वाले कहे हैं, तो आपको याद रखना है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को बोलते हैं ये चित चोर, यानी जो कृष्ण भगवान है ये सभी लोगों के मनों को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बाबू यहीं पे आपसे पूछा जाएगा, यहां पे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि जो रसखान थे वो किनके भक्त थे। तो रसखान बाबू किनके भक्त थे, तो आपको याद रखना है भगवान कृष्ण के। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि संप्रदाय मुक्त
कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है रसखान थे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आपका कितना सही हुआ 30 में से, सबका जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो यहां पे जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे को क ख ग घ ऐसे बॉक्स बना के दीजिएगा ना लिखने के लिए, तो ये जो चौखटा बना रहेगा ना, इसमें इतना बड़ा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि उस चौखटे में अटता ही नहीं है, बाहर निकल जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो आपको याद रखना है चौखटे में बेटे का कौन नहीं अटता है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। और ये किस कविता का है? तो अक्षर ज्ञान कविता का है, इसे आपको याद रखना। और अक्षर ज्ञान कविता की लिखने वाली कौन है? तो आपको याद रखना है अनामिका है। और अनामिका का जन्म कहां पे हुआ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सीता के पुत्रों के नाम है। अब यहां पे आपको बताना है कि सीता के पुत्र के इनमें से क्या क्या नाम है। तो सीता के पुत्रों का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा लड़का है वो कैलाश है, उसके बाद का नारायण है, और सबसे छोटा कौन है? बिज्जू है। इसे आपको याद रखना है। तो जो बिज्जू है वो सबसे छोटा है और जो कैलाश है वो सबसे बड़ा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो वारेन हेस्टिंगस था ये कौन था। तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था? तो आपको याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि किसे बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। तो किसे मिला था 172 दारिस नामक सोने के सिक्के? तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और इसे बनारस के पास, आपको स्थान का नाम याद रखना है, बनारस के पास खुदाई में जो मटकी में या घड़ा में आप लोग बोल सकते हैं 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। अब यहां पे आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में बाबू जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना है रंगपा। जो रंगपा था ना, ये गांव में जुआ हुआ खेलता था, नशा वशा करता था, इसे आपको याद रखना है। और जो ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो रंगपा है वो किससे कर्ज मांगता है। तो रंगपा बाबू किससे कर्ज मांगता है? तो जो रंगपा है ये मंगमा से कर्ज मांगता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि अमराई का कुआं कहां स्थित है। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो अमराई का कुआं है वो कहां पे है। तो अमराई का कुआं कहां पे पड़ता है? तो आपको याद रखना है रास्ते में पड़ता है। जब मंगमा दही बेच के आती है तो उसी रास्ते में पड़ता है अमराई का कुआं। और यहीं पे कौन मिलता है? तो इससे रंगपा मिलता है, इसे यहीं पे। और मंगमा का हाथ भी पकड़ लेता है, इसे आपको याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मंगमा का हाथ रंगपा कहां पकड़ा था, तो यही अमराई के कुआं के पास ही पकड़ा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेमघन है वो अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो प्रेमघन है वो अपना आदर्श मानते हैं, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो जो गुरु नानक जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। तो ये आपको याद रखना है, गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद खत्री था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था। यानी जब मनुष्य जब था जंगली था, पुराने समय में जो मनुष्य थे, जब किसी भी प्रकार का हथियार नहीं हुआ करता था, तो मनुष्य का हथियार उस समय क्या था? तो इसका नाखून था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जाता है कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है। तो मनुष्य का जो नाखून है बाबू, ये किसका जीवंत प्रतीक है? तो आपको याद रखना है पशुता का। ठीक है ना, यह पाश्विक वृत्ति देता है, पाश्विक वृत्ति का ये क्या है बाबू? निशानी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी बाबू किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यह भी आपसे पूछा जाता है कि
किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, यानी नख पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो आपको याद रखना है गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अविन्यो किस देश में स्थित है, यानी जो अविन्यो है वो किस देश में है? तो अविन्यो बाबू किस देश में है? तो आपको याद रखना है फ्रांस में। अविन्यो जो है वो फ्रांस में है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जो अविन्यो है ये फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र है। अविन्यो क्या है बाबू? तो प्रमुख कला का केंद्र है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र कौन सा है, तो कला का केंद्र कौन सा है? अविन्यो है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे है? तो अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह आपको याद रखना है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, यानी जो रसखान थे वो किस छंद में बाबू सिद्ध थे? तो रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो आपको याद रखना है सवैया और छंद, ठीक है ना। तो ये सवैया में सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जो घनानंद थे वो किस में सिद्ध थे? तो वो धनछारी में सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है? अब आपको यहां पे बताना है कि जो हिरोशिमा है वो किस देश में है। तो हिरोशिमा बाबू किस देश में है? तो आपको याद रखना है जापान में हिरोशिमा है। सी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और इसी हिरोशिमा नगर पे अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग मारे गए एक बार में, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आएगा कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम में यह भी आता है कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूरज का देश आपको याद रखना है, जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार बाबू बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं? तो पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा बहादुर पे? तो आपको याद रखना है 11 रुपए का चोरी का आरोप लगाया था। और किसने आरोप लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार। और लेखक के रिश्तेदार बाबू किस दिन आए थे लेखक के घर पे? तो आपको याद रखना है रविवार को आए थे, इसे आपको याद रखना है, रविवार को आए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? यानी जो एस रंगराजन है वो किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो है बाबू किस लेखक का पूरा नाम है? तो आपको याद रखना है सुजाता। सुजाता का बाबू पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सुजाता। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब हुआ सुजाता रंगराजन, यानी सुजाता का पूरा नाम क्या है? सुजाता रंगराजन नाम है, इसे आपको याद रखना है। तो एस रंगराजन, इसे आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो आपको याद रखना है सुजाता। और जो सुजाता है ये कौन सा कहानी लिखे हैं? तो आपको याद रखना है नगर कहानी। नगर कहानी कौन लिखे हैं? सुजाता लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये एक तमिल कहानी है, इसे आपको याद रखना है, तमिल भाषा में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अब यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर है ना, ये संविधान को लिखने में बहुत ज्यादा मदद की है, इन्हें संविधान लिखने वाले भी बोला जाता है। तो संविधान, भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब कहकर पुकारा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि गिरधर कौन था? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो गिरधर था वो कौन था? तो गिरधर बाबू कौन था? तो आपको याद रखना है ये मदन के पिताजी थे। गिरधर कौन थे? तो आपको याद रखना है कि ये मदन के पिताजी थे। गिरधर कौन थे? तो ये मदन के पिताजी थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और कासू के पिता कौन थे? तो कासू के पिताजी थे सेन साहब, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि गिरधर लाल कहां पे काम करते थे? तो गिरधर बाबू कहां पे काम करते थे? तो आपको याद रखना है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। किसका काम करते थे? किरानी का। नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसने लिखा है? तो तुलनात्मक व्याकरण बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कांडवेल ने, ठीक है ना। ये किसने लिखा है? कांडवेल ने लिखा है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ। तो मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ, तो आपको याद रखना है घनानंद। जो घनानंद है ना, इनका आपको नाम याद रखना है। घनानंद का वध हुआ और घनानंद को बाबू किसने मारा? नादिर शाह के सैनिक ने। जब नादिर शाह के सैनिक ने वृंदावन, और आपको याद रखना है वृंदावन पे जब धावा बोले, तो आपको याद रखना है वृंदावन पे जब ये धावा बोले तो वहीं पे ये मिल गए घनानंद, और इनका वहीं पे वध हो गया। इसे आपको याद रखना। वो लोग समझे कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद हैं, तो उसी समय वो लोग क्या किए? मार दिए। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब आप लोग एकदम रियली बताइए, एकदम बिल्कुल सच्चे सच्चे मन से बता दीजिए। कॉमेंट करके आप लोग लिख दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना हुआ, और सभी बच्चों का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये नया चैनल है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और सपोर्ट करने की आपका जरूरत है तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।